नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 3 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कौशल्या डैम। कौन सा डैम? कौशल्या डैम, जो क्रूशियल है फ्लड कंट्रोल के लिए घग्गर बेसिन में, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो कौन से इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शंस आर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। तो करेक्ट आंसर क्या है? हरियाणा। तो जो कौशल्या डैम है वो पिंजौर डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में, ऑन द कौशल्या रिवर, जो घग्गर के ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर फ्लड कंट्रोल एंड वाटर स्टोरेज इन द घग्गर बेसिन। Haryana is the only state with such a dam, helping mitigate recurring floods और ensuring regulated water supply in the region। तो regulated water supply भी ensure करते हैं region में। जो घग्गर रिवर है उसको रिवर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द घग्गर रिवर ऑल्सो कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉरो फ्लोज थ्रू विच रीजन ऑफ पंजाब? तो ये कौन से रीजन ऑफ पंजाब से फ्लो होती है? तो ऑप्शन इज दोआब, माझा, मालवा और पौध। तो करेक्ट आंसर क्या है? मालवा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। तो घग्गर रिवर पासिस थ्रू पंजाब मालवा रीजन, इम्पैक्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स लाइक पटियाला, संगरूर एंड मनसा। ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल के शिवालिक में और एंटर करती है पंजाब नियर देरा बस्सी। जो सीजनल और अनप्रिडिक्टेबल हैं, इट फ्लड्स सीवियरली ड्यूरिंग मानसून्स, कॉजिंग डिवास्टेशन इन ईयर्स सच एज 1988, 1993, 2008, 2019 एंड 2023 ड्यू टू एम्बैंकमेंट फेलियर्स एंड एनक्रोचमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज which critical Atlantic Ocean current is warned to be at the risk of collapse as per a study in environmental research letters? तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि कौन सा अटलांटिक ओशन का जो करंट है उसको वार्न किया गया है कि वो रिस्क ऑफ कोलैप्स में है एज पर इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स। तो ऑप्शंस क्या क्या है? कैनरी करंट, कुरोशियो करंट, अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशंस और लैब्राडोर करंट। तो सही आंसर क्या है? अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो जो AMOC है इंक्लूडिंग द गल्फ स्ट्रीम, वो मूव करता है वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स नॉर्थ और कोल्ड वाटर साउथ। तो जो AMOC है इंक्लूडिंग द गल्फ स्ट्रीम मूव्स वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स नॉर्थ एंड कोल्ड वाटर साउथ। तो जो वार्म ट्रॉपिकल वाटर है उसको नॉर्थ लेके जाता है और कोल्ड वाटर है उसको साउथ लेके जाता है। रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि इट इज़ वीकर दैन इन 1600 ईयर्स पहले, अभी वीक हो गया है एंड कुड कोलैप्स डिसरप्टिंग ग्लोबल क्लाइमेट। और कोलैप्स भी हो सकता है ग्लोबल क्लाइमेट को डिसरप्ट कर सकता है। Next is question number 4 is scientists link the rare sighting of blue dragons in space Mediterranean waters to which factor? तो साइंटिस्ट ने जो रेयर साइटिंग है ब्लू ड्रैगन्स की स्पेन के मेडिटेरेनियन वाटर्स में, उसको किस फैक्टर से लिंक किया है? तो फर्स्ट इज रैपिड वार्मिंग ऑफ मेडिटेरेनियन सी, सेकंड इज ओवर फिशिंग ऑफ नेटिव प्रीडेटर्स, थर्ड इज ऑयल स्पिल्स इन मेडिटेरेनियन और फोर्थ इज ओशन एसिडिफिकेशन। तो जो ड्रैगन्स की रेयर साइटिंग है उसको किससे लिंक किया है? तो रैपिड वार्मिंग ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो राइजिंग मेडिटेरेनियन टेम्परेचर हैव इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ जेलीफिश का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है एंड पोर्टुगीज मैन ओ वॉर विच आर प्रे फॉर ब्लू ड्रैगन्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स इज द US कोर्ट ऑफ अपील्स रूल्ड दैट रोनाल्ड ट्रम्प एक्सीडेड हिज अथॉरिटी अंडर विच लॉ बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स? तो US कोर्ट ऑफ अपील ने अभी रूलिंग दी है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्सीड किया है उनकी अथॉरिटी जो है, अंडर विच लॉ, कौन से लॉ के हिसाब से जब टैरिफ इम्पोज किया? तो ऑप्शंस आर ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977, ट्रेड एक्ट 1974 और टैरिफ एक्ट 1930। तो सही आंसर क्या है? इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स 1977, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977। द कोर्ट हेल्ड ट्रम्प्स यूज ऑफ IEEPA 1977 टू इम्पोज टैरिफ्स अनलॉफुल। जो एक्ट है वो एड्रेस करता है मेजर इंटरनेशनल थ्रेट्स को और वो लिंक्ड है टू सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, नॉट ट्रेड डेफिसिट्स। जो पास्ट यूजेस हैं वो इंक्लूड करते हैं 1979 का ईरान होस्टेज क्राइसिस और पोस्ट 9/11 मेजर्स। द रूलिंग क्लैरिफाइड दैट IEEPA कैन नॉट ऑथोराइज अनलिमिटेड टैरिफ्स मियरली टू काउंटर इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। ठीक है। तो यहाँ हुआ हमारा प्रीलिम्स वाला पार्ट खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेंस के क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन करेंगे हम और इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज शुड जुडिशियल इंटरवेंशंस इन डिस्टिंग्विशिंग फ्री एक्सप्रेशन फ्रॉम ऑफेंसिव स्पीच रिस्क ओवर स्ट्रेचिंग द लिमिट्स ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्रिटिकली एग्जामिन विथ रेफरेंस टू केस लॉस। तो बोल रहा है कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन है जो डिस्टिंग्विश करता है फ्री एक्सप्रेशन फ्रॉम ऑफेंसिव स्पीच को, वो रिस्क कर सकता है क्या ओवर स्ट्रेचिंग द लिमिट्स ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो बेसिकली इसमें सिग्निफिकेंस क्या है कि 19 क्लॉज 2 से हमको स्टार्ट करना है।
तो हम आंसर में जब हम मूव ऑन करेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रो में किसके बारे में लिखेंगे, आर्टिकल 19 के बारे में, फिर देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आर्टिकल 19(1)(a) में है और वो कॉर्नर स्टोन है इंडियन डेमोक्रेसी का। हाउएवर इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर, ऑन द ग्राउंड्स लाइक पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी और डिफेमेशन। फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफन प्ले करता है एक डिसिसिव रोल इन ड्राइंग द लाइन बिटवीन लेजिटिमेट फ्री एक्सप्रेशन एंड ऑफेंसिव और हार्मफुल स्पीच। जो कंसर्न है वो अराइज होता है व्हेन सच इंटरवेंशंस रिस्क एक्सपैंडिंग द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बियॉन्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो आर्टिकल 19(1)(a) ये क्या इंश्योर करता है, एक ब्रॉड गारंटी ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर 19 क्लॉज 2 इन्यूमरेट करता है स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस जिसमें दीज मस्ट बी नैरोली टेलर्ड एंड रीजनेबल, नॉट ओपन एंडेड। ये ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं जुडिशियल इंटरवेंशंस एंड की केस लॉज। तो इसमें क्योंकि इसमें बोला था ना कि केस लॉज बताना है तो हम केस लॉज के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो उसने स्ट्रक डाउन किया था प्री सेंसरशिप को, अफर्म किया फ्री स्पीच को एज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। फिर के ए अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971। तो अपहेल्ड किया फिल्म सेंसरशिप बट इंसिस्टेड ऑन रीजेंट स्टैंडर्ड्स। फिर श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं 2015 वाला, तो स्ट्रक डाउन किया आर्टिकल सेक्शन 66A को ऑफ IT एक्ट फॉर वेगनेस और री इन्फोर्सिंग रिस्ट्रिक्शंस दैट मस्ट अलाइन स्ट्रिक्टली विद आर्टिकल 19 क्लॉज 2। फिर प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की बात करते हैं, तो उसने डिक्लाइन किया जुडिशियल क्रिएशन ऑफ न्यू कैटेगरीज लाइक हेट स्पीच और होल्डिंग इट विद इन लेजिस्लेटिव डोमेन, और उसको लेजिस्लेटिव डोमेन के अंदर रखा। फिर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का जो केस है उसने अपहेल्ड किया क्रिमिनल डिफेमेशन और एक्सपैंड किया रिस्ट्रिक्शन एम्बिट अंडर रेपुटेशन विद सम, जो काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं कि वो स्ट्रेच करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को। अब इसमें जुडिशियल ओवर रीच का कैसे रिस्क है, तो जब एक्सपैंडिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू एकोमोडेट सब्जेक्टिव नोशंस ऑफ ऑफेंस, ये अंडरमाइन कर सकता है स्पिरिट ऑफ 19(1) क्लॉज A। जुडिशली क्रिएटेड न्यू ग्राउंड्स है वो रिस्क करते हैं टर्निंग आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इनटू कैच ऑल जस्टिफिकेशन फॉर सेंसरशिप। फिर जब बैलेंस करते हैं फ्री स्पीच को तो वो हर्ट कर सकता है, विल हर्ट सेंटिमेंट्स दैट ऑफन लीड्स टू चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट। तो ये क्या होता है, चिलिंग इफेक्ट होता है डिसेंट में एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है। फिर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो कोर्ट्स में एडहेर टू प्रिंसिपल ऑफ नैरो टेलरिंग। तो कोर्ट्स एडहेर कर सकती है नैरो टेलरिंग के प्रिंसिपल पे और अवॉइड करती हैं एडिंग न्यू ग्राउंड्स बियॉन्ड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एंड अवॉइड एडिंग न्यू ग्राउंड्स बियॉन्ड आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ठीक है, फिर एम्फेसिस शुड बी ऑन क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर और इंसाइटमेंट टेस्ट रेदर देन वेग नोशंस ऑफ ऑफेंसिवनेस। तो वेग नोशंस ऑफ ऑफेंसिवनेस में ना रह के क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर या इंसाइटमेंट टेस्ट पे रहता है। फिर ग्रेटर रिलायंस ऑन लेजिस्लेटिव क्लैरिटी, तो डिफाइन करना होता है हेट स्पीच ऑनलाइन हार्म्स दैट कैन रिड्यूस जुडिशियल सब्जेक्टिविटी। फिर जुडिशियल रिव्यू शुड सेफगार्ड माइनॉरिटी ओपिनियंस एंड डिसेंट्स एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट देम ड्यू टू मेजॉरिटेरियन सेंसिटिविटीज़, और रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है उनको मेजॉरिटेरियन सेंसिटिविटीज़ के कारण। तो हमने इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो वाइल जुडिशियल इंटरवेंशंस आर वाइटल टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी, एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बियॉन्ड इट्स टेक्सुअल लिमिट रिस्क करता है अंडरमाइनिंग फ्री एक्सप्रेशन। जुडिशरी है उसको बैलेंस करना चाहिए अपने राइट्स को और रिस्ट्रिक्शंस को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और प्रिसिशन, जिससे इंश्योर हो सके दैट ऑफेंस डज नॉट बिकम अ वेपन अगेंस्ट डिसेंट। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इवैल्यूएट हाउ एडवांस्ड बायो मैन्युफैक्चरिंग कैन बूस्ट इंडियाज़ बायो इकोनॉमी। तो हमको इवैल्यूएट करना है कि कैसे जो एडवांस्ड बायो मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट कर सकती है इंडिया के बायो इकोनॉमी को। ये फर्स्ट पार्ट है। इन व्हाट वेज कैन इट शेप हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, किन तरीके से ये इंडिया के हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर को शेप कर सकती है, ये सेकेंड है। एंड व्हाट हर्डल्स एग्जिस्ट इन ट्रांसलेटिंग लैब इनोवेशंस इनटू लार्ज स्केल कमर्शियल यूज़, और क्या हर्डल्स एग्जिस्ट करते हैं कि जैसे कि जिन तरीक़ों से हम लैब इनोवेशन को लार्ज स्केल कमर्शियल यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट हुए क्वेश्चन नंबर 2 के। तो हम स्टार्ट करेंगे आंसर इंट्रो, जिसमें हम बायो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है वो वैल्यूड है एट ओवर $130 बिलियन एंड इट इज़ एमर्जिंग एज अ पिलर ऑफ ग्रोथ ड्रिवन बाय बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीटेक। जो एडवांस्ड बायो मैन्युफैक्चरिंग है विच यूजेस इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ऑटोमेशन, सिंथेटिक बायोलॉजी एंड कैन सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट दिस ट्रेजेक्ट्री बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है एंड फॉस्टर कर सकता है इनोवेशन हेल्थ केयर में और एग्रीकल्चर में। ठीक है,
फिर पोटेंशियल फॉर इंडियाज़ बायो इकोनॉमी, तो उसके लिए क्या पोटेंशियल है, तो जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स इन क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक वैक्सीन्स, एंजाइम्स और बायोफ्यूल्स। ठीक है। could transform India into a global hub for low cost, high quality biotech products, और जिससे लेवरेज कर सकते हैं हम अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को और R&D इकोसिस्टम को। ट्रांसफॉर्मेटिव रोल कैसे आ सकता है हेल्थ केयर में, तो एनेबल करना है रैपिड वैक्सीन प्रोडक्शन को, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन का जो एक्सपीरियंस था हमारे लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड का। सपोर्ट करना है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को थ्रू सेल एंड जीन थेरेपीज। फैसिलिटेट करना है बायोसिमिलर्स एंड बायोलॉजिक्स, लोअरिंग ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर कैंसर, डायबिटीज़ और ऑटो इम्यून डिसीजेस। फिर डेवलप करना है न्यू डायग्नोस्टिक्स एंड बायोमटेरियल्स फॉर इम्प्लांट्स, रीजनरेटिव मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है। अब मेडिसिन का देख लिया हमने। एग्रीकल्चर में क्या से एप्लीकेशन है, माइक्रोबियल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स कैन रिड्यूस केमिकल डिपेंडेंसी। जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं विथ हायर यील्ड्स, स्ट्रेस टॉलरेंस और न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनके लिए हेल्प हो सकती है। सिंथेटिक बायोलॉजिकली ड्रिवन एनिमल फीड अल्टरनेटिव्स हैं, वो कट कर सकते हैं इम्पोर्ट बिल्स को और एनहांस कर सकते हैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी को। फिर प्रिसिशन फर्मेंटेशन की बात करते हैं। जो प्रिसिशन फर्मेंटेशन है फूड प्रोटीन्स के लिए, दैट कैन रिवोल्यूशनाइज सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं स्केलिंग अप में, वो देखते हैं हम। तो हाई कैपिटल कॉस्ट है बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का और पायलट प्लांट्स का। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, बायोसिमिलर्स में और नॉवेल फूड्स में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र गैप्स हैं बिटवीन एकेडमिशिया और इंडस्ट्री। सप्लाई चेन बॉटलनेक्स है जो स्पेशली है स्पेशलाइज्ड बायोरिएक्टर्स में, एंजाइम्स में और स्किल्ड वर्कफोर्स में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बायोसिक्योरिटी इश्यूज़ है जो इंक्लूड करता है डुअल यूज़ कंसर्न्स को। ठीक है। अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड में। तो हम इसके लिए कर क्या सकते हैं, तो हमको स्टैब्लिश करना है बायो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और बायो फाउंड्रीज जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। प्रोवाइड करना है पॉलिसी इंसेंटिव जैसे टैक्स ब्रेक्स, फास्टर अप्रूवल्स और रिस्क शेयरिंग फंड्स जिससे हम अट्रैक्ट कर सकें इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेंथन करना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को फॉर बायोसेफ्टी, जीएम क्रॉप्स, बायोलॉजिक्स टू इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी। एनहांस करना है इंडस्ट्री एकेडमिशिया कोलैबोरेशन फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड स्किल बिल्डिंग। ठीक है। फिर प्रमोट करना है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जिससे हम एसेस कर सके कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाइल सेफ गार्डिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट्स। ठीक है। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। जो एडवांस्ड बायो मैन्युफैक्चरिंग है हैज़ द पोटेंशियल टू रीशेप इंडियाज़ बायो इकोनॉमी, तो वो क्या कर सकती है, इंडिया की बायो इकोनॉमी को रीशेप कर सकती है बाय मेकिंग हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल, एग्रीकल्चर को और सस्टेनेबल कर सकती है और इंडस्ट्री को और कॉम्पिटिटिव बना सकती है। हाउएवर अनलॉकिंग दिस पोटेंशियल रिक्वायर्स ओवरकमिंग द वैली ऑफ डेथ। यदि आपको इसको अनलॉक करना है तो मतलब बेसिकली क्या, आपको पूरे चैलेंजेस खत्म करना पड़ेगा पॉलिसी सपोर्ट के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू और ग्लोबल स्टैंडर्ड रेगुलेशंस के थ्रू, तब आप इसको सही तरीके से कर पाओगे। ठीक है। तो आई होप ये आंसर क्लियर है। अब हम कल मिलेंगे 4 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।